हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिया मैथ्स। आज की वीडियो में मैं फिर से एसएससी एमटीएस का एक पेपर सॉल्व करने वाला हूं। डेट आप देख सकते हैं, ये 7 अक्टूबर का पेपर है और तीसरा शिफ्ट है 7 अक्टूबर के। बाकी के 2 शिफ्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस के पेपर में और पूछे भी जाते हैं। तो इससे पहले मैंने एसएससी एमटीएस का 5 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन डाल रखा है, 6 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन और ये 7 अक्टूबर के अब तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन। तो ओवरऑल मैं 9 शिफ्ट का सोल्यूशन कर चुका हूं। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एसएससी अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीडी का पेपर आपका अभी नहीं हुआ है और होने वाला है, तो आपके लिए रामबाण है। आप जरूर से ये पूरी वीडियो देख के जाइए। यही नहीं, एसएससी एमटीएस की जितनी भी वीडियो मेरी बनी है, चाहे रीजनिंग की हो या फिर मैथ की, आप उसे देख कर जरूर जाइए। और सिर्फ देख कर मत जाओ, आगे जो और शिफ्ट अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, आप उनको भी सॉल्व करके जाओ और उन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओ कि अगर वैसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप कम समय में कैसे सॉल्व करोगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एमटीएस लेवल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। जीके भी आपको अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, एमटीएस वाले जीके पढ़ लो और एमटीएस वाला मैथ रीजनिंग कर लो, ये काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पुराने हो तो जरूर से चैनल कि इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट कर देना आप। और अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आप इंस्टाग्राम पर इस आईडी को एनके मैथ्स नंदू कुमार को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। जो भी बातें पूछनी हो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पर तो आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए दोस्त, पहला सवाल अपने पास ये है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम है वो है 54 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछ रहा है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होती है किसके, लसा और गुणा में मसा के, ठीक है। यानी कि आप इसको बोलते हैं एलसीएम और गुणा का एचसीएफ। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मान तो 6 दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है 54, और इसी गुणनफल का वर्गमूल निकालना है तो निकाल दो। ये 6 ऐसे ही रहने देते हैं और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 नवा 54, तो मैंने 6 नवा 54 लिख दिया। अब इस 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 6 तियां 18 अपना सही आंसर होगा। 18 बोले तो तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखो, ऐसा सवाल कल भी मैंने कराया था कल वाले शिफ्ट में, और ये सवाल एवरेज में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। जरूर ये आगे भी आएगा क्योंकि ये सीएचएसएल में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी और एमटीएस में भी आ गया। देखो ये कह रहा है कि कक्षा ए और बी के छात्रों की कुल संख्या जो है वो है 72। अब ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी के छात्रों की संख्या से 40% अधिक है, और बी के छात्रों का जो औसत अंक है वो ए के छात्रों के औसत अंकों से 50% अधिक है। यदि कक्षा ए और बी के यानी कि सभी छात्रों को मिलाकर जो औसत अंक है वो 58 है, तो ए के छात्रों का औसत अंक कितना है। पहली बात हम ये लिख लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और नीचे मैं एक बार लिखूंगा संख्या को यानी कि नंबर को, और इसके नीचे लिखेंगे हम एवरेज यानी औसत को। संख्या का क्या रोल है, देखोगे कि एक में जो संख्या है वो बी वाले से 40% ज्यादा है। 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, यही तो हुआ। 40% का मतलब आप 40/100 करोगे तो ये 20 से ऊपर नीचे काटोगे तो 2/5 हो गया। और बी वालों की संख्या से ए वालों का ज्यादा था, इसका मतलब बी 5 है तो ए कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। 2 ज्यादा होगा ना 5 पर, 40% ज्यादा होने का मतलब कि 2 ज्यादा होगा 5 पर। तो अगर बी में 5 लड़के हैं या फिर छात्र हैं तो ए में कितने हो गए, 7। औसत का क्या रोल है, औसत 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि 2 पर 1 ज्यादा होगा। और किसका अधिक है, देखो ए वाले औसत से बी का औसत ज्यादा है, यानी कि ए का यदि मैं मान लूं कि 2 है औसत, तो बी का कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यही तो इसका मतलब बनता है। अब यहां से देखो, पहली बात कि हमसे पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे हमसे ये पूछा है कि ए के छात्रों का औसत बताओ। तो हम पहले यहां पर एक काम कर लेते हैं कि अगर हम ग्रुप एवरेज निकालने की, ग्रुप का एवरेज कितना होगा, तो मैंने बताया था ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्या गुना औसत करके और उनका योगफल निकाल के नीचे संख्या को जोड़ लेते हैं। तो ये देखो 7 दूना 14 यहाँ बन गया, और ये बन गया 5 तियां 15, और नीचे टोटल संख्या लिख दो। इसमें 7 संख्या थी, इसमें 5, तो 7 5 12, और ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 29/12। लेकिन सवाल में ग्रुप एवरेज कितना है,
58 है, सभी लोगों को मिलाकर सवाल में 58 एवरेज है। तो 29/12 यदि 58 के बराबर है तो 29 से इस 58 को काट लो 2 बार में, और एक इकाई का मान कितना होगा, ये 12 उधर जाएगा तो 12 दूना 24, एक इकाई का मान 24 है। तो हमसे ए का औसत पूछ रहा था, देखो ए के सामने औसत कितना है 2, तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 24 दूना 48, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अगले सवाल में कह रहा है कि एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता जो है वो मेल हैं और बाकी के जो हैं वो फीमेल हैं। अब कह रहा है कि 40% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं, निरक्षर का मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, और 25% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, ये कह रहा है। अच्छा देखो 60% यदि पुरुष हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मेल, और इधर मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं 60%। अब बताओ 100 में से 60 यदि पुरुष हो गए तो फीमेल कितने हो जाएंगे 40। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये कह रहा है कि मेल में 40% जो है वो निरक्षर हैं, तो मेल में बताओ निरक्षर कितने हो गए 40%, तो 60 का 40% कितना होगा, 60 का 10% तो 6 हो गया, तो 40% कितना हो जाएगा 24, यानी कि पुरुषों में 24 ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं। महिलाओं में 25% पढ़ी लिखी हैं, 25% का मतलब 1/4, यानी कि पढ़ी लिखी कितनी हो गई 10, 40 का 25% कितना होगा 10 होगा, तो 10 पढ़ी लिखी हैं। अब सवाल में ये कह रहा था दोस्तों कि साक्षर महिलाओं की तुलना में, यानी कि जितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उसकी तुलना में अनपढ़ पुरुष कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो ये है पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या और ये है अनपढ़ पुरुष। अब देखो अगर ये 10 है तो ये 24 है, यानी कि ये 100 होता तो ये 240 होता, तो ये कितना ज्यादा हो गया दोस्तों 140%। ठीक है, तो ये आंसर सही है। आप 10 और 24 पर भी देख सकते थे कि ये कितना ज्यादा था, 14 ज्यादा था, कितने से 10 से, और गुना का आप 100 करते तो एक शून्य से एक शून्य कटता और 140% आ जाता। अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 5:8, द सेकेंड ट्रेन रन्स 600 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। पहले ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है और दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया है। अच्छा बताओ दूसरी ट्रेन का स्पीड अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, स्पीड क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी कितना हो गया अपना 600 और समय कितना दिया है 4 घंटे, तो ये तो आप काटोगे तो 150 आ जाएगा ना, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड किसका हो गया दूसरी ट्रेन का। और यहाँ पर आप देख लो अगर पहली ट्रेन ए है दूसरी ट्रेन बी है तो इनकी चाल का अनुपात कितना है 5:8, और दूसरी ट्रेन जिसका मान 8 दे रखा है उसका मान हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 150। तो आप बोलोगे कि 8 का मान तो 150 हो गया दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो गया 150/8, और हमें 5 का मान बताना है ना, तो 5 से दोनों साइड गुना कर लो, इधर भी 5 से, तो ये 15×5=75, यानी कि 750/8 हो गया। 8 से भाग कर दो, 8×9 72, 9 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर करने में आप ये मत हिचकिचाओ कि मैं शेयर कर दूंगा तो वो भी पास हो जाएगा वो भी पास हो जाएगा, अरे भाई आप अपना एक सीट सिक्योर कीजिए। ठीक है, और ऐसा अगर मैं भी सोचने लगूं दोस्तों कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत से लोग देखकर पास हो जाएंगे या उनको फायदा मिल जाएगा, तो बताओ कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो एक दूसरे के हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं है, जैसे मैं काम कर रहा हूं जिससे आपको हेल्प मिल रहा है तो आप भी शेयर करो जिससे हमारे चैनल को कुछ ना कुछ फायदा हो। ठीक है, तो आप जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो, और कमेंट और लाइक जरूर करते रहें साथ ही साथ। ठीक है, अब यहाँ देखो कह रहा है कि अ टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी दीवार और तली को भी साथ में प्लास्टर किया जाए तो लागत कितना आएगा। अच्छा देखो पहले हम एक फोटो से बात करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, और क्षेत्रफल निकाल के हम 10 से गुना कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर दिया गया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितने क्षेत्रफल को हमें रंगना है या प्लास्टर करना है, उसके बाद वो क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो उसको 10 से हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक फोटो बनाया है, शायद आप फोटो देख के समझ पाए, उतना अच्छा से नहीं बन पाया लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस फोटो में क्या है कि ये हमने एक घनाभ बना दिया है, जैसा टैंक दिया गया है उस तरह का टैंक बना दिया। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, अगर इस पे चल जाए पेन तो दिख जाए आपको, 1 मिनट दिख जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सवाल में ये कह रहा है कि देखो इसकी दीवारों को और तली को रंगना है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को नहीं रंगना है, किसको नहीं रंगना है, ऊपर वाले हिस्से को, जिसका नाम मैंने यहाँ पर ए रखा है ना, ए, उसको नहीं रंगना है, बाकी सबको रंगना है।
तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा का क्षेत्रफल निकालिए और जिसको नहीं रखना था उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो पूरा का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी और प्लस का बी एच और प्लस का एच एल, यही होता है। और इसमें से हमें घटाना है ऊपर वाला। ऊपर वाले में देखो ये क्या है अपने पास लंबाई और ये क्या है अपने पास चौड़ाई बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई एक बार घटाना पड़ेगा ऊपर के लिए, तो इसमें से हम लंबाई गुना का चौड़ाई घटा लेते हैं। अब आप चाहो तो इसमें मान रख सकते हो डायरेक्ट, ये 2 हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो ये 2LB गुना करेंगे तो इसमें से LB घट गया तो एक बार LB रह जाएगा, और 2BH और प्लस का 2HL ये रह गया। यहां पर L का मान रख लो, L कितना है यहां पर 25, B कितना है 12 और प्लस का 2B से फिर हमने 12 रख दिया, और H का मतलब कितना रख दिया हमने 6, और प्लस 2H का मतलब 6 रख दिया, और L का मतलब कितना रख दिया हमने फिर से 25। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 25 को 12 से गुना करना है तो ये 300 बन जाएगा। और ये देखो 12 दूना 24 छक, या फिर 12 छक 72 दूना 144 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा 25 छक 150 और 15 दूना 300 ये भी हो गया। तो 3 और 3 6 और 1 744 हो गया। तो हमें कीमत बतानी थी, तो प्राइस कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे दोस्तों प्राइस हो जाएगी 744 मीटर स्क्वायर की कीमत 10 रुपए के हिसाब से 10 से गुना कर लोगे तो ये 744 और 0 इतना रुपया लग जाएगा। तो बी अपना सही आंसर है। 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल 50,000 है, यानी कि 2 बाइक खरीदा गया, लेकिन जितने में खरीदा गया है पूरा मिलाकर 50,000 रुपए लग गए हैं। पहले बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, दोनों केस में विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बता दो। अच्छा बताओ 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब कितना हुआ? तो आप बोलोगे 1/5। अब पहले केस में अगर हम बात करें, पहली बाइक में ए लिख लेता हूं और दूसरी बाइक यहां पर लिख देता हूं बी। ठीक है, और यहां पर मैं लिख लूंगा ए के लिए, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 मिनट रुकना जरा, यहां से ए को हटा दो, यहां मैं लिख देता हूं बी। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये सीपी यानी कि जितने में खरीदा और ये एसपी जितने में बेचा। अब आप बोलेंगे कि पहले केस में 20% का लाभ हुआ है, यानी कि यदि 5 में खरीदा है तो 1 का फायदा लेगा, तो 5 में खरीदा होगा तो 6 में बेचेगा 1 का फायदा लेकर। दूसरे केस में ये हानि है यानी कि लॉस है, यानी कि 5 में खरीद के और 1 कम में बेचेगा, तो 5 में यदि खरीदा होगा तो कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। बात तो यही बन रहा है ना, पहले केस में 5 में खरीद के 1 ज्यादा में बेच रहा है क्योंकि लाभ हुआ है। ठीक है, दूसरे केस में हानि हो रहा है तो मैं 5 में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 4। अब सवाल में ये कह रहा था कि विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन में समान है, तो हमें एसपी को समान बनाना पड़ेगा। तो एसपी देखो 6 और 4 दोनों के पहाड़े में 12 आता है, तो इसको 2 से गुना करके 12 बना देते हैं, इसको 3 से गुना करके 12 बना देते हैं। अब ये 2 से गुना हो रहा है तो ये भी 2 से गुना होगा और ये 3 से हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितने बन गए? तो आप बोलोगे कि 5 दूना 10 और 6 दूना 12 बन गया, और ये बन गया 5 तियां 15 और 4 तियां 12 बन गया। ठीक है, अब आप यहां से देख लो कि ये सीपी था हमारा यानी कि क्रय मूल्य, और ये एसपी था विक्रय मूल्य, तो हमारे हिसाब से टोटल क्रय मूल्य कितना बन गया मिला के? तो आप बोलेंगे दोस्तों 25 बन गया। देखो अभी हमने एसपी बराबर कर दिया ना, तो जो कंडीशन कह रहा था वो सेटिस्फाई हो गया, विक्रय मूल्य समान कह रहा था तो समान बना दिया हमने। अब देखो सीपी को हमने दोनों को जोड़ लिया कि क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 25, लेकिन सवाल में टोटल क्रय मूल्य कितना था 50, तो 25 का मान 50,000 के बराबर हो गया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 2,000 के बराबर। और हमें किसका बताना है? हमें बताना है दूसरी बाइक का क्रय मूल्य। दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर? तो आप बोलेंगे दोस्तों वो था 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा 15 दूना 30K, 30K का मतलब 30,000, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से x दूरी तय करती है और वापस आती है उधर से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय हो 7/3/5 घंटे, तो x + 3 का मान क्या होगा? अच्छा देखो, अगर x दूरी चल के गई है और आ भी रही है x ही दूरी चल के, यानी कि दोनों केस में दूरी बराबर हो गया, और जब दूरी बराबर हो गया तो डायरेक्ट आप औसत चाल का सूत्र लगा सकते हैं कि औसत चाल कितना होगा। ये फॉर्मूला आपका पता होगा 2xy/x+y, या तो ये लगा दो या फिर इसको अनुपात से कर लो, रेशियो से। तो मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूं। देखो औसत चाल कितना हो जाएगा अपने पास, 2x का मतलब पहला वाला चाल रख लो, इसका मतलब कितना हो गया 9×5 = 45 और 5 50/9, और y का मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड है तो 5, और नीचे x + y दोनों को जोड़ लो, तो ये 50/9 था, 9×5 = 45 और 5 50/9 में 5 जोड़ेंगे तो 9×5 = 45 और 50 ये कितना आ जाएगा 95/9 आ रहा है। ठीक है,
अब इसको काट लो, देखो ये नीचे 9 है ना, तो 9 से 9 कट गया और 5 से कट गया 19 पीछे 95, तो ये कितना आ गया अपने पास 50 दूना 100/19 आ गया। ठीक है, ये औसत चाल हो गया। लेकिन हमें क्या बताना है, x + 3, जिसमें x क्या है, दूरी है। x क्या है अपने पास, दूरी। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। देखो अगर दूरी निकालेंगे तो आप बोलेंगे दोस्तों दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल हमारे पास कितना आ गया है, 100/19। लेकिन एक और बात, ये 100/19 तो मीटर प्रति सेकंड में आया है, क्योंकि ये दोनों मीटर प्रति सेकंड में था। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दो, और गुना का समय, चाल गुना समय। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो केवल चाल है, अभी समय लिखेंगे। ये 7 सही 3/5, इसका मतलब कितना हुआ, 7 × 5 = 35 और 3 38/5 हो गया। तो ये 5 × 5 = 25, चौके तो 100 कट गया, और ये 19 दूना 38 कट गया। और इसको आधा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा दूरी निकल रहा है ना, क्योंकि देखो x चल के गया है और x चल के आया भी है, तो ये दूरी पूरा निकल रहा है। दूरी बराबर हमने चाल गुना समय कर लिया ना, तो ये औसत चाल तो पूरे का निकल गया, जाना और आना मिलाकर ये औसत चाल निकल गया। तो हमने दूरी को आधा कर दिया ताकि एक साइड से x का मान निकल जाए। देखो x चल के गया इधर से, तो इसमें स्पीड था पहला वाला, और उधर से x चल के जब आया है तो उधर से स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड था। तो हमने पूरा को कंसीडर किया है ना, तो हमारा जो दूरी आ रहा है वो 2x आ गया, यानी कि डबल आ गया। तो हम आधा कर रहे हैं, तो ये 2 से इस 2 को काट लेंगे। कहाँ गया 2, यहाँ पे है। इस 2 से हमने इस 2 को काट दिया, तो हमारे पास ये 4 बच गया और 18 बच गया। तो 18 चौके 72, 72 हमारा आ गया किसका मान, x का मान। दूरी हो गया 72, और हमसे x + 3 पूछा था, तो 3 इसमें जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 75, 75। ठीक है, ये सवाल देखो शुरू से लेकर आज तक मैंने कई बार ये सवाल करा दिया है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले इस 21 को लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा, और फिर इस तीसरे वाले को 60 को लिख लेंगे, और फिर 21 और 22 का अंतर लिख देंगे 1, और 60 और 64 का अंतर लिख देंगे 4। अब देखो यहां से इनका अंतर हम लिखेंगे 1 और 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो इसी को मैं 3x लिख देता हूं। ठीक है, और फिर क्रॉस गुना करके हम माइनस कर लेंगे, तो ये 21 चौके 84, और 84 में से 60 कम 60 घटेगा तो 24 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 8। x का मान 8 आ गया, तो x + 4 कितना होगा, 8 और 4 12, और x का आधा -1। x तो हमारा 8 था, तो 8 का आधा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो 12 का और 3 का हमसे क्या पूछ रहा है कि मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ। मीन प्रोपोर्शन का सूत्र होता है √√AB, तो रूट के अंदर हम एक बार लिख लेंगे 12 को, और b की जगह पर 3 को लिख देंगे। तो 12 × 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो 6 का मतलब पहला ऑप्शन सही है। अगले सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5450 रुपए है। एक व्यक्ति उसे 15% के छूट पर देने के बाद भी 15% का लाभ ले लेता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा। देखो MPCP रेशियो में तो आपने पढ़ा ही होगा कि MP क्या होता है, 100 और प्लस का लाभ। तो 15% का लाभ हुआ है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 बन जाएगा। और CP क्या होता है, 100 माइनस का छूट। तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, तो 85 आ जाएगा। कट रहा है ना, ये 23 बचे 115 और 17 बचे 85। अभी देखो हमें क्रय मूल्य का मान दिया है, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 23 है, तो हम कहेंगे कि सॉरी ये क्या था, अंकित मूल्य का मान दिया है, तो हम बोलेंगे 23 यूनिट का जो मान है वो कितना है अपने पास, 5450। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5450 और बटा 23, और हमें मान बताना है 17 यूनिट का, क्रय मूल्य निकालना है ना CP। तो हम 17 का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, 5450 बटा 23 और गुणा का 17। तो आप इस को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 23 को चेंज करके काट पीट सकते हो, या फिर डायरेक्ट 17 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी रहेगा। DS पर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर हमारा आंसर होने वाला है। तो ये 0 का 0 आएगा, और 17 × 5 = 85 का 5, और 17 चौके 68, और 8 76 का 6 हासिल 7, और 17 × 5 = 85 और 7 92, ये हो गया। और बटा 23, 23 से डिवाइड करोगे तो 23 चौके 92 आएगा। फिर 65 है तो एक बार में तो नहीं कटेगा, 0 लगेगा। तो 40 से शुरू होने वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी अपना सही आंसर हो गया। ठीक है कि एक वृत्त की त्रिज्या 23% की वृद्धि कर दी जाती है, उसमें इंक्रीज कर दी जाती है 23% से। तो ये कह रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा परसेंटेज में। तो आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों A + B और प्लस AB/100, बस वही खेल है यहाँ पर, क्योंकि एरिया में 2 बार R लगता है ना, πr²। देखो इसमें R 2 बार है, तो हमें 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 2 बार चेंज करोगे तो 23 दूना कितना बन जाएगा दोस्तों, 46, और प्लस का 23 का स्क्वायर 529। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 46 और 5 51.29। जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करो। ठीक है, ये सारा मैंने अपने पेड कोर्स में भी करा रखा है, फ्री के कोर्स में भी करा रखा है यूट्यूब पर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जरूर से देख लीजिए।
अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 388 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, 18% के लाभ पर बेचा जाना हो तो विक्रय मूल्य क्या है। ये सवाल भी मैंने पेड फ्री दोनों में करा रखा है। आप देखें कि यहाँ पे हानि हो रहा है और यहाँ पे लाभ, तो मैंने बताया था कि जोड़ देंगे, तो आप जोड़ लो 18 और 3, 21% का मान कितना हो गया 388। और आपसे किसका मान पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। बताओ 21 से कटेगा, हानि हो रहा था, लाभ 18 और 3 21 ही होगा ना। ठीक है, 21 से एक बार में आप काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, ये 3 ही था ना, और यहाँ पर कितना था अपने पास 18 था। एक मिनट, इतना में भेजा जाता है तो 3% की हानि होता है। ये गलत हो गया ना, ऐसे नहीं करना था इसको। ऐसे क्यों नहीं करना था ये बात भी मैं बताऊंगा आपको, पहले एक बार मिटा लें। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हमें ये नहीं दिया था कि जब इतने अधिक में बेचा जाता है, ऐसा कहता तो कि 3% की हानि हुई है और 388 रुपये ज़्यादा में बेचते तब 18% का लाभ होता। अगर ऐसे दिया रहता तब मैं जिस तरीके से कर रहा था वैसे करते। अभी ये कह रहा है कि जब 388 में बेचेंगे तो 3% का हानि हो जाएगा। 3% हानि का मतलब कितना हो गया कि 97% ही मिलना है, 97%। और इसकी वैल्यू रुपए में कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 388, और हमें मान बताना है 18% प्रॉफिट के लिए। अगर 100 में खरीद के 18% प्रॉफिट चाहिए तो 118 में आप बेचोगे तो 118% की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ पर या तो आप डीएस लगा लो या कैलकुलेट कर लो। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 यहाँ पर है, यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है। तो बताओ 7 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि लास्ट में 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे 7 चौके 28 होता है। 4 टाइम्स यदि 7 का टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में 8 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 7 को हम किस चीज से गुना करें कि लास्ट में 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 से। तो इसको भी 4 से गुना अगर हम करेंगे तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होगा। ये आंसर हो गया। अच्छा अब देखो अभी यूनिट डिजिट इसमें भी 2 है, अब ये भी आंसर हो सकता है। तो सही कैसे पता चले कि कौन सही है, तो हम एक बात देख सकते हैं कि देखो इसमें भी 9 नहीं था, ये भी 9 से नहीं कट रहा था, और ये 8 और 8 16 और 3 19, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, और ये 8 2 10, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। यानी कि सही आंसर जो होगा वो 9 से नहीं कटेगा। इस दोनों में देख लो 9 से कोई कट रहा है तो 4 3 7 2 9 ये कट रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब तीसरा वाला, अब आप बोलोगे कि 9 से ही क्यों चेक किया, तो देखो मैंने अपने कैलकुलेशन की वीडियो में बता रखी है या फिर पेड क्लासेज में भी बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो आप 9 के लिए या फिर 3 के लिए चेक कर सकते हो। ठीक है, 9 या 3 के लिए। आप 4 पर भी जा सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों ही 4 से कट रहा है, इसके लास्ट में 72 है, इसके लास्ट में 32 है, इसीलिए मैंने 9 के लिए चेक कर लिया। अगला सवाल कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द विड्थ टू मेंटेन द सेम रेशियो, यानी कि सेम एरिया है, सॉरी, यानी कि एरिया सेम रखने के लिए ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए यदि लंबाई 40% बढ़ाया गया है। तो सीधी सी बात है, लंबाई में जितना बढ़ाया है उतना चौड़ाई में कम करना होगा। यानी कि लंबाई को हमने क्या किया, 100 था तो 40 बढ़ा के 140 बना दिया ना, तो चौड़ाई को अब हमें 140 से 100 करना पड़ेगा। यानी कि 140 को यदि 100 बनाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना है, 140 से, और गुना का 100। ये निकाल लो तो ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये 2 दूना 4 और ये 7 दूना 14, तो कितना आ गया अपने पास 20 और बटा 20 ही आया, 200 बटा 7 आ गया ना। तो ये कितना बार में आ जाएगा, देखो 7 दूना 14। ठीक है, 2 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, बताओ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति को आय में 639 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मूलधन बताओ। अच्छा बताओ 8% से 12.5% हो गया तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, कितना प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको। आप बोलेंगे 4.5%, यानी कि 4.5% आपको ज्यादा मिलेगा, या इसे आप 9/2 भी लिख सकते हैं। 9.2% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन सवाल में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 639। तो हमें 100% बताना है। ये भी मैंने अपने क्लास में करा रखा है कि मूलधन पी को हमेशा हम 100% लेके चलते हैं। आप 9 से इसको काट लो, 9 से 63 और 9 एक बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 71 दूना 142। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14,200, यही आएगा ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। फिर अगले सवाल में कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 35 और 39 का है। स्कूल में लड़के लड़कियों का जो औसत है वो 740 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या, देखो अनुपात में ही पहले देख लेते हैं, ये बॉय है तो ये गर्ल है। तो बॉय के लिए रेशियो में मान कितना है ना, 35 है। तो हम आंसर में देखें कि जो 35 से कटेगा वही आंसर होगा।
35 से कटने का मतलब 7 से और 5 से कटना चाहिए। देखो 5 से तो सारे कट रहे हैं, लेकिन 7 से केवल यही कट रहा है, ये सारे नहीं कट रहे हैं। बस हो गया 700 आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है दोस्तों कि एक धन राशि को पी क्यू आर एस के बीच में इस अनुपात में बांटना है, और ये कह रहा है कि आर को पी से 500 रुपये ज्यादा मिल गए, तो सबको मिलाकर कितना रुपए बांटा गया था उनके बीच में, टोटल बता दो। तो टोटल के लिए पहले हम यहीं पर जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना बन रहा है। देखो रेशियो में अगर आप देखोगे कि टोटल कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि 3 और 4 7 5 12 और 6 18 हो गया। ठीक है, 18 का मतलब आंसर 9 से कटेगा, हो गया 4500। 9 से कटने की जरूरत, मतलब 9 से जो कटेगा वही आंसर आना है, सीधी सी बात है, क्योंकि 18 में 9 है। बताओ ये सारे 9 से कटेंगे? नहीं कटेंगे ना, ये सब तो ऐसे ही फालतू के ऑप्शन है। आपको पूरा बनाना होता तो आप कहते कि देखो भैया इसमें पी कौन है, ये पहला वाला है, और आर कौन है, ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो आर को पी से सवाल में 500 ज्यादा मिला है ना, यहाँ कितना ज्यादा मिला है, तो आप बोलेंगे कि 3 और 5 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 ज्यादा मिला है, तो हम बोलेंगे कि 2 का मान सवाल में 500 दे दिया, तो 18 का मान ये 9 से गुना हो रहा है, इधर भी 9 से गुना कर लो, 9 पचे 4500, बस हो गया। लेकिन क्या जरूरत है जब ऑप्शन दिख रहा है सामने। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जब जोड़ा जाता है तो परिणामी योगफल जो आता है वो 154, 148 और 132 प्राप्त होते हैं। तो 3 आरंभिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो ये भी मैंने अपने पेड बैच में पढ़ा रखा है। ठीक है, फ्री वाले में तो शायद नहीं पढ़ कराया, लेकिन पेड में कराया है कि जब भी ऐसा सवाल दिखे तो अगर शुरू की तीनों संख्याओं का योगफल पूछे a प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या करो कि ये जो औसत जोड़ने से आया था इनको जोड़कर आधा कर लो। अब इनको जोड़कर आधा कर लो या पहले ही आधा करके जोड़ लो, बात बराबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो पहला था अपने पास 154 और दूसरा था 148 और तीसरा कितना था 132। आप इनको जोड़कर आधा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 8 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, और ये 5 और 4 9 9 3 12 और 1 13 का 3। बताओ लास्ट में 34 आ गया, यानी कि लास्ट में 17 आएगा आंसर में। ये हो गया 217 अपना। पूरा आप जोड़ के भी देख सकते हो, पूरा जोड़ोगे तो जो भी आ जाए उसको आधा करोगे 17 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, मैंने ये क्यों ट्रिक बनाया भाई कि इनको जोड़कर आधा कर देना है, इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो, अब फिर टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से करें ना तो टाइम लग जाएगा। टाइम क्या लगेगा, आपको 2-3 इक्वेशन बना के फिर सबको जोड़ना होगा, फिर सारे कटेंगे और बाद में ये हाफ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप तरीका याद कर लो। चलो अगला सवाल देख लो अपने पास। अगला सवाल ये दिया गया है आपको सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला मान है कितना बनेगा, ये पूरा देख लेते हैं पहले। तो ये 3 दूना 6 और 1 7/2 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, ये ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर लें। 7 पहले 3 से काट देते हैं, 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 7/15। ठीक है, और बाहर अपने पास लगा था ऑफ 2/3, ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड है तो ये तो उल्टा होगा ना, तो 7/2 और ये 15/7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 15/2, और ऑफ का मतलब गुना और 2/3, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 पचे 15, तो ये कितना आ गया 5। देखो केवल इसका ये पूरा आ गया अपने पास कितना 5। अभी इनको देख लो, ये जो टर्म है ये पूरा कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे कि ये 3/7 था, और प्लस कितना था अपने पास 2 और 3 5/3 गुना 6 था, तो ये 3 दूना 6 यानी कि 5 दूना 10, और देखो ये माइनस आया था ना, माइनस के बाद ये 5 आया था तो -5 लगा देते हैं, तो ये 3/7 और प्लस 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, तो 7 पचे 35 और 3 38/7 आ गया, केवल ऊपर वाला। अब बात करते हैं नीचे वाले की। तो नीचे वाले में आप देखोगे कि ये जो पहले ब्रैकेट है इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, ये 5 दूना 10 कट जाएगा ना, तो 4 2 दूना 4, ये 2 ही आ गया, तो ये 2/7 माइनस का 3 हो गया, तो 7 तियां 21 में से 2 जाएगा तो -19/7 आ गया। ठीक है, अब बताओ ऊपर वाला हमने निकाला तो कितना आया था 38/7, और नीचे वाले का कितना आ गया -19/7, तो 7 से 7 कट गया, और 19 दूना 38, तो एक माइनस भी बचा है ना, -2 होगा, यानी कि डी सही आंसर है। अगला है कि ए कैन कंप्लीट 40% ऑफ अ वर्क इन 6 डेज। 40% 6 दिन में काम कर रहा है, बताओ। तो 20% 3 दिन में काम करेगा, और 100% कितने दिन में करेगा 15 दिन में, यानी कि ए 15 दिन में काम करते हैं। देखो 40% काम कितने दिन में किया 6 दिन में, तो अगर मैं आधा कर दूं तो 20% काम 3 दिन में करेगा, और इसको यदि मैं 100% बना दूं तो 5 से गुना हो रहा है ना, इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो ये 15 दिन बन जाएगा, यानी कि 100% काम 15 दिन में करेगा। अब ये लिखने वाली बात नहीं थी। बी उसको कितने दिन में कर रहा है 60 गुना 14 और 1 15/2 दिन में। अभी बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का अनुपात क्या लिख लें। इसको यदि मैं 2 से ही गुना कर दूं तो ये टोटल गुना करके 15 बन जाएगा, तो इसको मैं 1 से गुना कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप बताओ कि टोटल काम जो आ गया वो कितना आ गया 15 एकम 15 का आ गया। और कराना किससे है, हमें बी सी दोनों से कराना है ना।
ये कह रहा है कि दोनों साथ काम करेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ लो, 1 और 2 3 से भाग कर दो, तो 3 पच्चे 15 यानी कि 5 दिन लगेगा। पहला विकल्प सही आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, अब फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। बताओ कितने सारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल। इसको पहले चेंज कर लो कि ये कितना आएगा, तो हम ये बोलेंगे दोस्तों कि ये 0.2 है और बटा ये कितना है 0.025। अब देखो ये 2 लिख दिया मैंने और नीचे 10 लिख दिया और गुना ये 25 लिख दिया और ऊपर कितना लिख दें हम 1000, पॉइंट हटा दिया मैंने सब। तो देखो आप बोलोगे कि दोस्तों ये 1 0 से 1 0 तो कट गया और ये 25 चौके 100 आ गया, यानी कि इसका मान केवल कितना आ गया 8। ठीक है, और ये अपने पास 39 तो है ही। इसको सॉल्व करो, ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले एक साथ हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे। तो अगर आप देखो भाग करोगे तो ये पॉइंट इसमें कटेगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 9.2 और गुना का 5, तो ये 9 दूना 18 और 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया अपने पास 19 आ गया। ठीक है, और इनको अलग से कर लो तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलें कि ये है ऊपर 49/10 और नीचे था 0.07, तो 7 नीचे लिख दिया, 100 ऊपर लिख दिया, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 7 7 49, यानी कि ये कितना आ गया 70। अब हम पूरा को लिख लें कि कौन कितना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम बोले कि देखो एक काम करते हैं दोस्तों, शुरू में अपना कितना था 8, तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 39 था तो ये 39 लिख दिया, फिर से प्लस ये 19 आ गया तो 19 लिख दिया और माइनस का कितना आ गया 70। तो सबको कैलकुलेट कर ले, 9 9 18 और 8, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया। कहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये 2 से हमने, अच्छा 2 से हमने भाग भी तो करना था ना, 2 से हमने भाग नहीं किया, यहाँ पर इस वाले में गलत है, ये बीच वाला जो था 2 से डिवाइड भी करना था। तो अगर मैं पहले देखो ये पॉइंट तो यहाँ पर आएगा ही, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक 12, 4.6 गुना का 5, तो ये 5 चौक 20 और 5 चौक 30, ये 23 आएगा। तो यहाँ पर 23 आना था, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो 8 9 17 47 और 23 70 माइनस का 70 कितना हो गया 0। तो ये ऑप्शन सही उत्तर है अपना। अब देखिए ये रॉ डाटा है जिसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है और ये कह रहा है कि इसका मीडियन दिया है कितना है 9.5, तो x का मान कितना होगा। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो हम मीडियन कैसे लिखते हैं बताओ। आपने पढ़ा होगा माध्यिका इक्वल टू होता है n/2 और n/2 + 1। जो इसमें डेटा आ रहा है ना आंकड़ों, यानी कि डेटा का एवरेज, ये होता है हमारे पास मीडियन। ठीक है, तो हम लिखेंगे n का मतलब कितना, इनको गिन लो। तो आप बोलोगे कि ये देखो 1 2 3 4 और ये तो पूरा एक है 5 6 7 8, n का मतलब 8 हो गया ना। तो 8 का आधा, देखो 8 का आधा कितना हो गया चौथा, यानी कि 4th और फिर 5th। इन दोनों डेटा का एवरेज हमें लेना है। तो 4th पे कौन है इसमें, देखो 4th पे है x और 5th पे है x + 1, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2x + 1/2। औसत का मतलब दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये औसत आ रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया है दोस्तों 9.5 दिया है, तो इसको हमने 9.5 के बराबर रख दिया। तो 2x + 1 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि यहाँ से 2x का मान 18 आ गया, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 9, यानी कि डी अभी भी सही आंसर है अपना। अगला सवाल कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 10 साल में डबल हो जाती है, तो कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगा। अच्छा बताओ 10 साल में डबल हो जाता है, एक बात समझना, 10 साल में डबल हो जाता है ना, तो हम ये लिखेंगे कि अगर हम 10 साल दे दें तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा डबल। ठीक है, फिर से 10 ईयर अगर हम लगा दें तो फिर से ये डबल हो जाएगा, और फिर से 10 ईयर लगा दें ये डबल हो जाएगा इसका, यानी कि ये 4 हो गया। फिर से 10 ईयर लगा दें तो ये फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 गुना हो गया। इधर का टाइम देख लो कितना हो गया 10 या 30 साल हो गया, तो 30 अपना आंसर होगा। मैंने क्या किया कि देखो 10 साल यदि हम दे दें तो ये 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 गुना। अब फिर से यदि और 10 साल दे दें इसको तो ये फिर से यहाँ से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अब 4 गुना बन गया। फिर से 10 साल हम दे दें तो ये कह रहा है कि फिर से 2 गुना होगा 10 साल में, यानी कि ये 8 गुना हो गया। और हमसे यही पूछ रहा था कि ये 8 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, तो ये पूरा टाइम मिला लो कितना हो गया अपने पास 30 साल का हो गया ना, तो 30 साल अपना आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके उसके 70% भाग को कितने दिन में करेंगे। देखो ए 15 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, तो हम एफिशिएंसी का रेशियो क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 60 आने वाला है ना, तो ये 4 हो गया ये 3 हो गया, यानी कि टोटल काम कितना था 60, लेकिन इसका 70% ही कराना है, तो 70/100 और सबको भाग कर देंगे किससे, हमें काम किससे लेना है दोनों से काम कराना है, तो दोनों को जोड़ लो
4 और 3 7 से भाग कर दो, तो आप बोलोगे कि 7 से 7 कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया और इस शून्य से ये शून्य, तो ये टोटल कितना बच गया हमारे पास 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन अपना उत्तर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। देखो ये लास्ट सवाल था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये अपना चैनल है NK मैथ्स MATHS, ठीक है। और आगे है अपना नंदू कुमार। ये चैनल यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, सब जगह फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर जरूर करना, आप शेयर करना भूलना मत, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अच्छे से तैयारी करो GD का पेपर, जब जिसका भी अभी जिसके पास टाइम है, चाहे 2 दिन का टाइम है या 10 दिन का टाइम है, पूरे MTS के पेपर को रगड़ डालो। रगड़ने से क्या मतलब है, पूरा धो दो इसको, पूरा रिवाइज कर दो अच्छे से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 42 के 42 शिफ्ट करो, आप कम से कम 10 शिफ्ट का ही बनाओ, 10 शिफ्ट को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 10 शिफ्ट के मैथ, GK और रीजनिंग सारे कर जाओ, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में, ठीक है। और टाइम देख कर करना कि आप उतने टाइम, जितना GD में टाइम मिल रहा है उसी टाइम में आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।